Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक फिनिश कर लिए थे, यानी यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक फिनिश कर लिए थे। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 से आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। तो एवव 100 क्वेश्चन हम आज की क्लास में कंटिन्यू कर देंगे, खत्म कर देंगे एवव 100 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही जो रेलवे से रिलेटेड एग्जाम्स है उसमें कंप्यूटर के ये सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होने वाले हैं। तो जो लोग रेलवे टेक्नीशियन की या फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो ये यहाँ पर आपको अभी तक 2 क्लासेस करा चुकी हूँ जिसमें 30 क्वेश्चंस की 2 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक लास्ट वीडियोस नहीं देखी, एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप लोग लास्ट वीडियो देख लीजिए। मैं टारगेट तरीके से पढ़ाई करा रही हूँ कि आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चंस आने के चांसेस ना के बराबर हो जाए। आपके एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट मैं आपको पूरा का पूरा मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगी। उसके अलावा अगर आपको थ्योरीज में पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। सारी चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है। जो भी आपको क्वेरी है आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। सो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। तो देखो कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो हो नहीं सकता ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही हो जाएगा। बाकी बोल रहा है फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, मदरबोर्ड, दीज ऑल आर हार्डवेयर। तो ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो बाकी सॉफ्टवेयर हमारा एक हार्डवेयर नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंने आपको बोला था इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें बोला है कौन सा हार्डवेयर है, इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर, इसमें से कौन सा हार्डवेयर है। तो देखो भाई C+++ ये क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये हार्डवेयर नहीं होगा। विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो ये हार्डवेयर नहीं होगा। यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी में CD रोम, तो CD रोम क्या है, एक हार्डवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इसमें कौन सा हार्डवेयर नहीं है। पहला है प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है। दूसरा है प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है। फिर है माउस भी एक हार्डवेयर है। लेकिन जावा क्या है, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो जावा हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। हार्डवेयर इक्विपमेंट में कंप्यूटर बना होता है, इनमें से मतलब ये एक ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क, क्या ये आपके हार्डवेयर होते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर में मतलब इनमें से कौन सा हार्डवेयर इक्विपमेंट से हमारा कंप्यूटर बना होता है। तो देखो मॉनिटर, हमारा एक कंप्यूटर में मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, नेटवर्क होते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा पढ़ लेते हैं, मॉनिटर होता है, सही बात है। सीपीयू होता है, सही बात है। कीबोर्ड होता है, सही बात है। माउस होता है, प्रोग्राम होता है और नेटवर्क होता है। देखो एक कंप्यूटर में ये बोल रहा है कंप्यूटर जो होता है वो हमारे किन हार्डवेयर से मिलके बना होता है, यानी कंप्यूटर में हार्डवेयर इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर इक्विपमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं होगा। तीसरा है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट यानी सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉडम, तो यहाँ पे मॉडम नहीं होगा। ठीक है, तीसरा फिर फोर्थ है मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन, नेटवर्क, ये एप्लीकेशन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगर जिन भी लोगों को यहाँ पे फॉन्ट साइज में दिक्कत आ रही है तो बेसिकली ये क्या है, ये क्वेश्चंस मैंने टाइप नहीं किए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। ये एक पीडीएफ है जो कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे चुकी हूँ ऑलरेडी। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो आरआरबी टेक्नीशियन
रेलवे से रिलेटेड एग्जाम या फिर बाकी एग्जाम जैसे ऑपरेटर का एग्जाम है या फिर किसी पर्टिकुलर यूपी पीसीएल का है या पीएनबी क्लर्क का है या यूपी ट्रिपल एससी का है, जेई का है, यानी उससे रिलेटेड एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहां से क्या ये क्वेश्चंस करा, इसमें क्या है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए हैं। अगर मैं आपको यही क्वेश्चन खुद से वापस से टाइप करूंगी तो लगेगा टाइम कंज्यूम, मेरा टाइम कंज्यूम होगा बहुत ज्यादा कि मैं पहले ये पूरी पीडीएफ द्वारा से टाइप करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी लोग आपको यूट्यूब पर या कहीं भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्वेश्चंस खुद टाइप नहीं करते हैं, क्वेश्चन किसी ना किसी टीम से टाइप करवाते हैं और वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स या उससे रिलेटेड एग्जाम्स के ही क्वेश्चंस होते हैं। वो क्वेश्चन खुद ड्रॉ नहीं करते। 99.99% लोग क्वेश्चंस खुद नहीं बनाते, किसी ना किसी बुक से, मॉक टेस्ट से या फिर आपकी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर्स से आप क्वेश्चन लेते हैं और उसे ड्रॉ करते हैं, वापस से टाइप करते हैं, क्योंकि उनके पास एक काफी बड़ी टीम होती है, उनका एक चैनल होता है, बड़ा सा सेटअप होता है, काफी बड़ी टीम होती है। ये टाइप मैं कर सकती हूँ नो डाउट, लेकिन मैं अगर क्वेश्चंस को भी टाइप करने बैठूंगी तो काफी सारा टाइम कंज्यूम होगा, बहुत ज्यादा। और ऑलरेडी मैं, आप भी समझ सकते हैं, वर्किंग वूमेन हूँ, जॉब एक हाउस वाइफ भी हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ, उसके साथ साथ ये मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है बाकी यूट्यूब पर पढ़ाना। तो अभी मेरा कोई एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसकी वजह से काफी मैं एक टीम रखूं और ये सब काम उससे कराऊं। मैं जहां पर मुझे जरूरत पड़ती है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं नहीं दिए और मुझे ही खुद टाइप करना पड़ेगा समझाने के लिए, वहां मैं टाइप करती हूँ। लेकिन जहां मुझे लगता है ऑलरेडी पीडीएफ बुक्स इतनी सारी दी हुई हैं, तो वो मैं क्या करती हूँ, ऑलरेडी वैसी के वैसी उठाती हूँ, सब पॉइंट साइड बढ़ाती हूँ या फिर उसे कहीं से कॉपी पेस्ट करती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर इस वाली पीडीएफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा, मतलब हिंदी और इंग्लिश अगर मैं दोनों को कॉपी पेस्ट कर दी हूँ तो नहीं हो पा रहा। मैंने इसको हर तरीके से करके देख लिया कि कॉपी पेस्ट नहीं हो पा रहा है। मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दे दिया है, पीडीएफ दे दी है इसकी, इस पीडीएफ की पूरी। तो अगर आपको क्वेश्चंस पढ़ने में कोई दिक्कत है तो एक बार वहां से चेक कर लो। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपको पढ़ा रही हूँ, जो चीजें समझ में नहीं आ रही, मुझे लगता है कि ये क्या होता है ना, हम लोग खुद से पढ़ने से ज्यादा, आज के टाइम में किताब पढ़ने से ज्यादा ये सोचते हैं वीडियो सुन लें तो वो चीजें हमारी एक बार रिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको फॉन्ट साइज में या किसी भी चीज में दिक्कत है, एक बार पीडीएफ खुद से देख लो। तो पीडीएफ देख लेना, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है, देन क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे पढ़ने में तो पीडीएफ देख लेना। बाकी क्वेश्चंस यहाँ पे भी मैं पढ़ती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ती हूँ, आंसर्स भी देती हूँ, उसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, तो मेरा काम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का है। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ उस चीज के लिए। आप एक बार पीडीएफ में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। Which of the following semiconductor device can act as a simple switch? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? यानी कौन सा एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सिंपल स्विच की तरह वर्क करता है, यानी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस जो स्विच की तरह वर्क करता है। तो हम लोगों को पता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर्स और उसके अलावा कैपेसिटर, रजिस्टर। तो पता है डायोड को डायोड बोलते हैं, ट्रांजिस्टर्स को ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं, कैपेसिटर्स को हम बोलते हैं यहाँ पे संधारित्र और रजिस्टर्स को प्रतिरोधी। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो हम यूज करते हैं एज अ सिंपल स्विच की तरह। आप इतना याद रखो, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो इसका यूज हम लोग एज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस की तरह भी यूज करते हैं। किसका यूज? ट्रांजिस्टर का यूज। ट्रांजिस्टर एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका यूज हम स्विच की तरह करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वंचित तरीकों से कार्य करते हैं कहलाता है। मतलब
जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से यानी कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क जो करते हैं वो बेसिकली ऐसे कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है भाई, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में बेसिकली दो ही चीजें होती हैं, आपको ये याद रखना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज है, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, दीज ऑल आर क्या है, हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर होता क्या है, हार्डवेयर वो डिवाइसेस जिसे हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड को क्या आप टच कर सकते हो, कर सकते हो, मॉनिटर को आप टच कर सकते हो, कर सकते हो। तो बेसिकली आप इन शॉर्ट बस आप माइंड में याद रखो कि ऐसी डिवाइसेस जिसे हम टच और फील कर सकते हैं वो सॉफ्ट हार्डवेयर होती हैं, और ऐसी डिवाइसेस जिसे हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या आप कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को टच कर सकते हो, आप अपने व्हाट्सएप को टच कर सकते हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर आप MS एक्सेल, टैली, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं। तो कंप्यूटर में हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। अब कंप्यूटर जो चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं, कार्य किस पर करेंगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही पर करेंगे ना। या तो आप एक्सेल पर काम करेंगे, MS वर्ड पर काम करेंगे, कोई सॉन्ग सुनेंगे, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें, यूट्यूब, ये सब आप इन सब पर वर्क करेंगे। तो बेसिकली ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर ही तो है। तो कंप्यूटर पे जो कार्य कर रहे हैं हम किसी प्रोग्राम के थ्रू, वो क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं। बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है गलत है। मतलब ये जो दो स्टेटमेंट है, ये बताना है कि ये सही है गलत है। जैसे एग्जांपल पहला है कि सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर प्रोग्राम, फंक्शन और संबंधित डॉक्यूमेंट का सेट। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर आप याद रखना, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, या फिर हम कह सकते हैं फंक्शंस, या डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये सबका एक सेट जो होता है, यानी हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, फंक्शन, ये सब का जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सॉफ्टवेयर की एक तरह से डेफिनेशन ही दी है। ठीक है, अगला, कार्य करने के लिए कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की होना आवश्यक है। बेसिकली अभी मैंने ये लाइन बोली थी कि कंप्यूटर में दो ही चीजें हो सकती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर कुछ नहीं होता। कोई भी डिवाइस है या कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी काम हम कर रहे हैं, या तो हम सॉफ्टवेयर पर कर रहे होंगे या हम हार्डवेयर पर कर रहे होंगे। तो दो ही चीजें होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी में देखिए 1 भी सही है और सेकंड भी सही है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। किसी भी कंप्यूटर पर हम कार्य कर रहे हैं, यानी कोई भी कंप्यूटर पर हम वर्क कर रहे हैं, तो किसी भी कंप्यूटर पर जब हम कार्य करते हैं तो प्रयुक्त प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर पे काम करने का जो प्रोग्राम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। तो आप याद रखना कि कंप्यूटर में हम जो प्रोग्राम पर वर्क करें, यानी किसी पर भी कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, चाहे वो MS एक्सेल का है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, टैली है, कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी मतलब काम है, कोई भी एक्ट है, वो बेसिकली क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर पर तो वर्क कर रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है द मेन पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डेटा इनटू। बेसिकली सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। यानी हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में कितना सारा डेटा होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब ऑल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कितनी सारी फाइल्स होती हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, डॉक्यूमेंट हो, ये सब क्या है, डेटा। लेकिन उसमें से हमें जो रिलीवेंट डेटा होता है, यानी मीनिंगफुल जो डेटा होता है, वही इंफॉर्मेशन होती है। तो हमारे सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो ऑप्शन नंबर बी, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 70 है कंप्यूटरों के संबंध में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। सॉफ्टवेयर का बेसिकली अर्थ क्या है, कंप्यूटर्स प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सारे वर्ड आ जाए, याद रखना ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR की बात हो रही है। एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का उदाहरण है, इज एन एग्जाम्पल। OCR किसका एग्जाम्पल है, OCR भाई, OCR से हम लोग क्या करते हैं, OCR जो हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं, यानी हम किसी भी जगह जो प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं उनको रीड करने के लिए तो हम OCR का यूज करते हैं। तो OCR वर्क
OCR एक क्या है, इनपुट यूनिटी तो है कि हम इंस्ट्रक्शंस को रीड कर रहे हैं, इनपुट यूनिटी तो है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जैसे कोई भी हमारे ये एक तरह से ऐसी मशीन होती है जो कि हमारे प्रिंटेड जो टेक्स्ट होते हैं उसको रीड करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, इनपुट यूनिट। कीबोर्ड, माउस, OCR, स्कैनर, दीज ऑल आर इनपुट यूनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है। कंप्यूटर चलाने के लिए जो हम डेटा या इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, यानी डेटा या सूचना का जो हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना सॉफ्टवेयर कहलाएगा, या सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सब सॉफ्टवेयर कहलाएगा। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी प्रोसेसिंग यूनिट है कंप्यूटर की? तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट भाई CPU होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है द साइज ऑफ वर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो कंप्यूटर में जो एक शब्द का आकार होता है वो ऑप्शन बोल रहा है पहला नन ऑफ दीज, दूसरा है एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, यानी वरीज विद इन अ सेम कंप्यूटर नहीं। देखो कंप्यूटर में एक वर्ड का साइज होता है वो एक कंप्यूटर में फिक्स्ड होता है, यानी जो हमारे नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, नॉर्मल कंप्यूटर जिसके अंदर CPU होता है, उस ऐसे कंप्यूटर्स के अंदर मैक्सिमम एक वर्ड का साइज हो सकता है 16 बिट, ठीक है। लेकिन जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, उसमें एक वर्ड का साइज होता है 64 बिट्स तक मैक्सिमम, ठीक है। तो एक वर्ड का साइज हमारे कंप्यूटर के अंदर, नॉर्मल कंप्यूटर्स जिसमें CPU होता है, जो नॉर्मल वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें 16 बिट होता है, और मेन फ्रेम जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें 64 बिट्स होता है। तो ये क्या होता है? अगला बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी, फिक्स्ड इन एवरी केस, हर मामले में निश्चित। तो हर एक कंप्यूटर में फिक्स नहीं होता। फिक्स्ड इन कंप्यूटर में फिक्स होता है, बट वरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। हाँ, कुछ कंप्यूटर में फिक्स होता है लेकिन ये डिफरेंट कंप्यूटर में वरी करता है। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर में 64 बिट है, या हम नॉर्मल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं जिसके अंदर हम CPU यूज कर रहे हैं अलग से, उसमें 60 बिट है, इसमें 16 बिट्स है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के बीच भिन्न है। मतलब डिफरेंट कंप्यूटर्स में, मतलब एक कंप्यूटर में फिक्स रहता है एक वर्ड का साइज, लेकिन दूसरे कंप्यूटर में हो सकता है वो कंप्यूटर किसी और तरीके का है, तो वहां पर डिफरेंट होगा। एक ही कंप्यूटर में एक वर्ड का साइज फिक्स रहता है, इस ये बात का मतलब ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से गलत कथन के बारे में बोल रहा है। पहला, ब्राहा मेमोरी में उच्च स्टोरेज क्षमता होती है और एक स्थिर होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो ब्राहा मेमोरी यानी हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडीज है, इसमें एज कम्पेयर टू हमारी प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टोरेज होता है, जैसे कि उच्च स्टोरेज होता है। जैसे हार्ड डिस्क में आपने हार्ड डिस्क देखी होगी 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट, लेकिन हमारी जो मेन मेमोरी है, रैम है, वो एक फिक्स लिमिटेड साइज के लिए होती है, जैसे 6 GB 8 GB मैक्सिमम। तो उसका एक साइज निश्चित होता है, लेकिन हमें अगर मैक्सिमम स्टोरेज की जरूरत है तो हम सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करते हैं, तो ब्राहा मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज को बोलते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, रजिस्टर CPU के बाहर स्थित हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं। तो रजिस्टर्स CPU के बाहर स्थित होते हैं? नहीं, रजिस्टर्स तो CPU के अंदर होते हैं ना, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। सी बोल रहा है रोम एक स्थिर प्राइमरी मेमोरी, सही बात है। रोम हमारी एक मेन मेमोरी का ही टाइप है, मतलब प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप है, तो ये सही बात है। तीसरा, फोर्थ है, कैश मेमोरी CPU और मेन मेमोरी के बीच की हाई स्पीड मेमोरी होती है, सही बात है। जो कैश मेमोरी होती है वो हमारे रैम और CPU के बीच में जो मेमोरी वर्क करती है वो हमारी, यानी हम कह सकते हैं हमारे प्रोसेसर के बीच में जो मेमोरी वर्क करती है वो हमारी कैश मेमोरी होती है, ये भी बात सही है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग रजिस्टर सीपीयू से बाहर स्थित होते हैं, जबकि रजिस्टर तो सीपीयू की ही मेमोरी है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस वजह से गलत है, और ये यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 76, क्वेश्चन नंबर 76, विच एमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। इसमें से सीपीयू के कंपोनेंट कौन से हैं? पहला रैम और रोम, दूसरा एएलयू एंड मेमोरी, तीसरा एएलयू एंड रजिस्टर, चौथा एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो बेसिकली सीपीयू के जो कंपोनेंट होते हैं वो तीन होते हैं, एएलयू, सीयू और मेमोरी। अब यहाँ पे एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट और मेमोरी हमारी मेमोरी, मेन मेमोरी जो होती है हमारी मेमोरी। तो यहाँ पे दोनों रैम और रोम की बारे में बात की जा रही है, नहीं। एएलयू और मेमोरी नहीं। हम यहाँ पे जब भी हमसे सिर्फ दो कंपोनेंट के ऑप्शंस हो तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? एएलयू और सीयू, ये याद रखना, क्योंकि ये दो मेमोरी हो या नहीं हो पर ये दोनों तो सीपीयू के अंदर होंगे ही होंगे। ठीक है, एएलयू और सीयू कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। हमारे सीपीयू में इसमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट है? तो मदरबोर्ड, एस रैम, एएलयू, डी रैम। तो रैम तो हम अलग से भी इंसर्ट करते हैं, रैम तो हम बेसिकली अलग से ही लगाते हैं, प्राइमरी मेमोरी होती है पर हम अलग से इंसर्ट करते हैं प्रोसेसर के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे मदरबोर्ड, एस रैम, डी रैम, रैम के टाइप में मदरबोर्ड नहीं है सीपीयू का टाइप, लेकिन एएलयू सीपीयू का पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन कंप्यूटर आर डन बाय। जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं कंप्यूटर के, वो कहाँ डन होते हैं? एएलयू के अंदर। तो एएलयू की फुल फॉर्म ही है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसके अंदर हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जैसे ग्रेटर देन, लेसर देन और एंड, ये सारे ऑपरेशन हमारे एएलयू के अंदर परफॉर्म होते हैं। तो यही पूछ रहा है हमसे कि एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन एएलयू के द्वारा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू का साथ सीधे बातचीत करता है? निम्नलिखित में से यानी कौन सा स्टोरेज डिवाइस हमारे सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ये कहने का मतलब है। तो सीपीयू से हमारी मतलब यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो देखो, सीपीयू से टर्शरी मेमोरी इंटरेक्ट करती है, सेकेंडरी मेमोरी इंटरेक्ट करती है, प्राइमरी मेमोरी इंटरेक्ट करती है या हार्ड डिस्क। तो सीपीयू से जो हमारी मेमोरी डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का काम ही यही है, जैसे हमारी रैम। तो जो मेमोरी हमारी सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो सीपीयू से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, अगला, और प्राइमरी मेमोरी जैसे हमारी रैम और रोम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, which of the following components of CPU maintains and regulates the flow of information across the processor। CPU का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना का प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? यानी सीपीयू में अब बेसिकली ये पूछ रहा है, देखो सीपीयू का कौन सा घटक जो पूरे प्रोसेसर के सूचना का प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना, मेंटेन करना, रेगुलेट करना और पूरे सीपीयू के पूरे प्रोसेसर की जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे रेगुलेट करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। किसका होता है? कंट्रोल यूनिट का। तो सीपीयू की जो कंट्रोल यूनिट होती है वो क्या करती है? हमारी पूरी की पूरे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है, और यानी उस इंफॉर्मेशन को प्रवाह करती है, कंट्रोल करती है। पूरे सिस्टम के कंट्रोलिंग का काम कंट्रोल यूनिट के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। Which of the following option is inconsistent with the remaining 3? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? यानी तीन एक जैसे एक अलग है, ये बोल रहा है। कैश मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, कंट्रोल यूनिट। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कैश मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, ये सारे हमारे कहीं ना कहीं सीपीयू के टाइप हैं। सीपीयू के टाइप क्या कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? एएलयू, सीयू और एमयू।
MU यानी मेमोरी। मेमोरी भी कौन सी होती है, जो हमारी जैसे रजिस्टर है, कैश मेमोरी, ये सारी मेमोरीज, तो ये CPU की मेमोरी होती हैं। तो यहाँ पर कैश मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सब हमारे CPU के ही कंपोनेंट हैं, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर डिकोडर है ये हमारा CPU का कंपोनेंट नहीं है, और ये यहाँ पे डिफरेंट है, इस वजह से ये आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोल रहा है, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU के कंपोनेंट इसमें से कौन कौन से, भाई हमें पता है ALU, CU, MU, ये CPU के हमारे कंपोनेंट हैं। यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रहा है, आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, ये CPU के कंपोनेंट थोड़ी ना है। आउटपुट डिवाइसेस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लॉपी पेन ड्राइव नहीं। इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड, माउस नहीं। ये बोल रहा है डी में कंट्रोल यूनिट और ALU, और हमारी यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ALU ये हमारे CPU के कंपोनेंट है। इसके अलावा मेमोरी भी हमारी CPU का कंपोनेंट है, पर यहाँ पे दो दे रहे हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU, तो यहाँ पे दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। which is called as a brain of any computer system। किसको कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोला जाता है, सभी को पता है CPU को बोला जाता है। CPU को हमारे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने बताया था कि हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम किसको बोला जाता है, मतलब हमारा दिल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसको बोला जाता है। ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 84, Which of the following are the two components of the CPU of a computer? निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर CPU का हिस्सा है। ALU एंड बसेस, ALU तो है बट बसेस नहीं है। कंट्रोल यूनिट एंड ALU, सही बात है, ये CPU का हिस्सा है। तीसरा है कंट्रोल यूनिट एंड बस, कंट्रोल यूनिट है बट बस नहीं है। चौथा है रजिस्टर्स और मेन मेमोरी, तो रजिस्टर्स और मेन मेमोरी नहीं, मेन मेमोरी हम अलग से लगाते हैं प्रोसेसर के अंदर यानी CPU के अंदर, तो वो हमारी जैसे रैम और रोम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कंट्रोल यूनिट और ALU सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में सत्य नहीं है। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पहला है कंट्रोल यूनिट CPU का हिस्सा है। दूसरा है मतलब कंट्रोल यूनिट CPU का हिस्सा, ये बात तो सही है बट ये बोल रहा है सही नहीं है। दूसरा CPU संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है, ये बात बिल्कुल सही है, हमारे प्रोग्राम के निर्देशों को निष्पादित करता है। तीसरा है CPU में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है, सही बात है, CPU को माइक्रो प्रोसेसर या फिर सिंपल प्रोसेसर के रूप में भी हम CPU को जानते हैं। आपके मोबाइल में आप जो प्रोसेसर बोलते हैं वो भी बेसिकली क्या है, CPU ही तो है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही हो गई। लेकिन ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, कर्नल CPU का कोर होता है, तो यहाँ पे कर्नल CPU का कोर होता है, ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई, ये इस बात में कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अंतर्गत आते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या आते हैं, ALU, CU और MU। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इनपुट डिवाइसेस गलत, आउटपुट डिवाइसेस नहीं। दूसरा है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं। तीसरा है मेमोरी विजुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं। फोर्थ है स्टोर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, सही बात है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और स्टोरेज आ जाए, मेमोरी आ जाए, उसके अलावा कैश मेमोरी, रजिस्टर आ जाए, तो ये सारे हमारे CPU के पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन कैन अ कंप्यूटर कैरी आउट। इसमें से हमारे कौन से ऑपरेशन कंप्यूटर, किस तरीके के ऑपरेशन कंप्यूटर कर सकता है। अरिथमेटिक लॉजिकल, वर्बल एंड लॉजिकल, लॉजिकल एंड कॉग्निटिव, यहाँ पे देखो ये दिए, और वर्बल एंड अरिथमेटिक। तो हमारे CPU मतलब हमारा जो CPU है, कंप्यूटर है, वो किस तरीके का ऑपरेशन कर सकता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से सीपीयू के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर हमारे एएलयू सीपीयू का एक भाग है, ये बात सही है। सीपीयू में रजिस्टरों का एक सेट होता है, सही है। फिर डी है एक अर्थमेटिक अंकगणितीय ऑपरेशन करता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करता है, सही है। और फर्स्ट वाला देखो सीपीयू डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण करता है, नहीं, ये तो सॉफ्टवेयर का काम होता है ना, सीपीयू का काम नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा क्योंकि इसमें बोल रहा था कौन सा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा के प्रोसेसिंग में जिम्मेदार होता है, यानी कंप्यूटर में कौन सा जो हिस्सा होता है वो डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखो सीपीयू जो होता है वो हमारा डेटा को प्रोसेस करता है। पूरे सिस्टम की जो डेटा की प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग के लिए हमारा जो चीज जिम्मेदार होती है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम से ही क्लियर है। दूसरा है 90 क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 91 सीपीयू इज कॉल्ड, सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, लंग ऑफ अ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। तो आपको याद रखना है सीपीयू को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेशन में। लंग ऑफ अ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सीपीयू को कहते हैं, बता दिया। हार्ट ऑफ अ कंप्यूटर किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया है। बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर किसे कहेंगे, ये सारे आंसर्स आप कमेंट सेशन में बताएंगे। ठीक है, अब मैं देखना चाहती हूँ कितने लोग सही आंसर्स देते हैं और कितने लोग सबसे पहले आंसर्स देते हैं और सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है 92 इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी यू नीड टू अपग्रेड, यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना होगा। यानी कार्य क्षमता को इम्प्रूव करने के लिए, जो परफॉर्मेंस होती है हमारे कंप्यूटर की उसको इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या अपग्रेड करना पड़ता है, हमको अपनी जो प्रोसेसर है उसको अपग्रेड करना होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपने देखा होगा मोबाइल फोन में भी जो हमारे प्रोसेसर होते हैं, प्रोसेसर अपग्रेड होते रहते हैं। प्रोसेसर के अपग्रेड होने से हमारा जो मोबाइल का वर्जन है वो भी बढ़ जाता है, हमारे मोबाइल में कुछ नए फीचर्स ऐड हो जाते हैं। तो हमारे सीपीयू यानी प्रोसेसर के अपग्रेड होने से हमारी जो परफॉर्मेंस होती है कंप्यूटर की या हम कह सकते हैं मोबाइल की, वो इंक्रीज होती है, वो ज्यादा तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है एक ब्लैंक एक संसाधक में आंतरिक डेटाबेस की बिट्स की संख्या होती है जिसे संसाधक एक बार में संसाधित कर सकता है। तो आप याद रखना यहाँ पर एक बार में संसाधित कर सकता है, ऐसी जो आंतरिक डेटाबेस होता है यानी इंटरनल जो हमारा डेटाबेस होता है उसमें जो बिट्स की संख्या होती है, जो नंबर ऑफ बिट्स होती है हमारी, वो जिससे जो संसाधक होता है वो एक बार में संसाधित कर सकता है, वो होती है हमारी वर्ड लेंथ। तो वर्ड लेंथ एक संसाधक के आंतरिक डेटा यानी हमारी की एक तरह से एक वर्ड लेंथ। अभी मैंने बताया था ना कि हमारी एक वर्ड की कोई भी वर्ड है उस पूरे के पूरे वर्ड की जो वर्ड लेंथ होती है, जैसे ए की लेंथ, बी की लेंथ या फिर ए बी की लेंथ, ए बी सी की लेंथ। तो यहाँ पे एक वर्ड की जो लेंथ होती है वो हमारे इंटरनल डेटा पर ही तो बेस्ड होती है, वो हमारे इंटरनल डेटा यानी हमारे एक कंप्यूटर पे बेस होती है ना, तो हमारी एक पूरे के पूरे एक कंप्यूटर पे बेस होती है, उसकी कुछ बिट्स होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया हमारे नॉर्मल कंप्यूटर में 16 बिट्स हो सकती हैं, ठीक है, तो और उस तरीके से किसी और कंप्यूटर पे हमारी 64 बिट्स हो सकती हैं। तो एक कंप्यूटर में एक डेटा बिट्स हमारी सेम हो सकती हैं और ये हमारा एक कंप्यूटर डिसाइड करता है। तो ये इसको हम बोलते हैं एक संसाधक में आंतरिक डेटा जो बेस होता है उसकी जो संख्या होती है, यानी हमारे एक वर्ड में एक वर्ड की जो लेंथ होती है उसके बारे में बात कर रहा है, वर्ड की लेंथ के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, इसमें से एक सामान्य हार्डवेयर पोर्ट नहीं है।
ऑप्शन ए बोल रहा है डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, सी है ईथरनेट, डी है TCP पोर्ट। तो देखो यहाँ पे हमारे डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ये सारे हमारे हार्डवेयर के पोर्ट होते हैं, लेकिन TCP पोर्ट हमारा हार्डवेयर का पोर्ट नहीं होता, ये नेटवर्क का पोर्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे डिस्प्ले पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, HDMI पोर्ट, ये सब हार्डवेयर के पोर्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोर्ट नहीं बोल रहा है हार्डवेयर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। वर्तमान में CPU द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन सा स्टोर करता है? यानी हमारा जो CPU, जैसे अभी मैं वर्तमान मतलब प्रेजेंट में मैं जो भी काम कर रही हूँ प्रोग्राम पर या किसी भी डेटा पर, अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ या आप किसी भी प्रोग्राम पर या डेटा पर एट प्रेजेंट जो काम कर रहे हो, वो काम हमारी किस मेमोरी से यूज हो रहा है? प्राइमरी मेमोरी से। यानी एट प्रेजेंट आप जिस भी डेटा पर वर्क करते हैं वो हमारी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? इसमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट है, देखो मेमोरी है, सही बात है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंटरनल स्टोरेज ऑफ अ CPU? CPU को इंटरनल स्टोरेज जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? रजिस्टर्स, रजिस्टर्स एंड रैम, हार्ड। तो देखो CPU के अंदर जो स्पेस होता है, CPU का जो स्टोरेज होता है वो होता है बेसिकली रजिस्टर। CPU के अंदर हमारे पास जो स्पेस होता है वो होते हैं रजिस्टर्स, याद रखना। यानी CPU के अंदर की जो मेमोरी है वो रजिस्टर्स है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी हम अलग से लगा रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी जो CPU से डायरेक्ट इंटरेक्ट हो रही है, यानी अभी एट प्रेजेंट में जो भी काम कर रही हूँ वो प्राइमरी मेमोरी के द्वारा हो रहा है। और जो मेमोरी मेरी CPU से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रही, जैसे मैं अपने स्टोरेज के लिए एग्जांपल के तौर पर मेरी कोई वर्ड फाइल है या मेरी PDF है, मेरे पास सपोज बहुत सारा अमाउंट ऑफ कंप्यूटर का डेटा है, तो एट प्रेजेंट मैं आपको जिस फाइल से पढ़ा रही हूँ वो मेरी वर्क करेगी, CPU से भी डायरेक्ट इंटरेक्ट है वो, तो वो मेरी प्राइमरी मेमोरी है। और मेरी सारा का सारा जो डेटा बाकी का स्टोर है अभी एट प्रेजेंट, वो कहाँ स्टोर है? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, तो हम इन फ्यूचर यूज के लिए अपनी फाइल्स कहाँ स्टोर करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। बट एट प्रेजेंट जैसे आप व्हाट्सएप पे अभी एट प्रेजेंट किसी से चैट कर रहे हैं तो आप यूज कर रहे हैं प्राइमरी मेमोरी, लेकिन हमारा पूरा का पूरा व्हाट्सएप या पूरी की पूरी हमारा जो डेटा है, गैलरी है, वो कहाँ स्टोर है? सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, समझ में आया? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो यहाँ पे जो CPU का जो स्टोरेज होता है, यानी जो CPU के अंदर एक कुछ अमाउंट ऑफ स्टोर होता है, वो हमारा रजिस्टर्स कहलाते हैं, वो हमारे रजिस्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्लियर से एक बात बताती हूँ, अब मेमोरी में आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल, मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर मेरे को आपको बहुत सारी डेटा पढ़ाने, जैसे कि मुझे आपको MCQs पढ़ाने हैं, मुझे आपको MCQ सीरीज पढ़ानी है, मुझे आपको अभी कंप्यूटर का बेसिक्स पढ़ाना है, या काफ़ी सारा मटेरियल है, सॉफ्टवेयर पढ़ाना है, कोडिंग पढ़ानी है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, अब एट प्रेजेंट मैं आपको MCQ, तो ये सारा मेरा जो स्टोर है पूरा का पूरा डेटा, वो है मेरी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज बोला जाए तो हार्ड डिस्क हो सकती है, हमारी कोई इंटरनल चिप हो सकती है, SD कार्ड हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क हो सकती है, CD हो सकती है, उसके अलावा SSD हो सकती है। ये सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज हो गई। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर है। अब मुझे सपोज आपको ये MCQs वाली सीरीज पढ़ानी है, तो ये MCQ वाली सीरीज उठ के आ गई मेरी प्राइमरी स्टोरेज में, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बोला जाए तो रैम, क्लियर? रैम में आ गई। उसके अलावा मैं इसके साथ साथ मैं क्या सुन रही हूँ? मैं सुन रही हूँ कोई सॉन्ग, मैंने गूगल पर भी कुछ सर्च इंजन चला रखा है, तो ये सारी जो अभी मैं इन सब पर वर्क कर रही हूँ, ये सब मेरा कहाँ उठ के आ गया? रैम में। ठीक है, ये सब मेरा उठ के आ गया रैम में। अब उसके अलावा अब ये मेरा CPU है। CPU के 3 हिस्से हैं, CPU के 3 हिस्से हैं, ALU, CU और मेमोरी। और ये जो मेमोरी होती है CPU की, ये होती है हमारी रजिस्टर्स। क्या होती है? रजिस्टर्स।
अब सपोज अब मुझे आपको ये एमसीक्यू, अब ये तीनों फाइल्स खुली हुई है पर एट प्रेजेंट मैंने ये एमसीक्यू खोला पहले, तो ये एमसीक्यूज जो मेरा जाएगा वो मेरा कहाँ जाएगा, रजिस्टर्स में। कहाँ जाएगा, रजिस्टर्स में। तो जो मैंने पहले खोला है वो मेरा रजिस्टर्स में जाएगा। उसके अलावा मेरा रजिस्टर्स में सेकंड नंबर ये जाएगा, थर्ड नंबर ये जाएगा। मतलब ये सीपीयू को बोलेगा, ये सीपीयू को होल्ड करने के लिए बोलेगा कि ये वाली पहले प्रोसेस चलाओ, ये वाली सेकंड नंबर पे, ये वाली थर्ड नंबर पे। उसके अलावा एक टर्म आप पढ़ते हो कैश मेमोरी। तो बेसिकली कैश मेमोरी क्या होती है, जो इस प्राइमरी मेमोरी और इस सीपीयू के बीच में वर्क करती है। इस प्राइमरी मेमोरी और एक सीपीयू के बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है जो कैश मेमोरी होती है। ये क्या करती है, हमारे की एट रैंडम डेटा को होल्ड करती है। जैसे कि अभी मैंने आपको ये एमसीक्यू पढ़ाए हैं, तो कैश मेमोरी एमसीक्यू का एक शॉर्टकट बना लेगी, उस सॉन्ग का शॉर्टकट बना लेगी, उस वीडियो का शॉर्टकट बना लेगी। तो कैश मेमोरी उसको तुरंत एक शॉर्टकट के रूप में यहाँ पे एक फोल्डर बना के रख लेती है अपने पास शॉर्टकट के रूप में। ठीक है, इसने रख लिया। तो ये हो गई कैश मेमोरी। ये सीपीयू हमारी मेन मेमोरी के बीच में वर्क करती है। अब क्या हो गया, सपोज तीसरी मैंने यहाँ पर कोई और एक फाइल खोली, मैंने यहाँ पर सपोज एक एक्सेल शीट पर वर्क किया। तो एक्सेल शीट सबसे पहले सीपीयू कोई भी नया काम खोलने से पहले कहाँ चेक करता है, कैश मेमोरी में। तो सीपीयू ने ये एक्सेल शीट कहाँ चेक करी, कैश मेमोरी में। क्यों करी, कि अगर ये कैश मेमोरी में प्रेजेंट होता शॉर्टकट तो सीपीयू से तुरंत के तुरंत विद इन अ सेकेंड से भी कम टाइम में ये ओपन करके दे देता। लेकिन सपोज अब ये कैश मेमोरी में नहीं है, अब सीपीयू इसको कहेगा क्या, अब ये सीपीयू चेक करेगा मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में नहीं मिलेगी तब सीपीयू उसको कहाँ चेक करेगा, सेकेंडरी मेमोरी में। क्लियर। जैसे आपने अपने मोबाइल में देखा होगा कैश डेटा होता है, कैश डेटा इन शॉर्ट स्टोर, मतलब जैसे आपने अभी व्हाट्सएप पे काम किया तो पहली बार आपने व्हाट्सएप पे काम किया तो आपको टाइम लगेगा, जब आप व्हाट्सएप पे डेली काम कर रहे हो तो आपको कम टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कैश में स्टोरेज हो चुका है, हमारा एक शॉर्टकट बना देता है। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और कैश मेमोरी, और इन डिटेल और भी ज्यादा कुछ समझना है तो मेमोरी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो। क्लियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फॉलोइंग प्रोवाइडर इंटरनल स्टोरेज ऑफ सीपीयू, तो हमें कौन प्रोवाइड करता है, सीपीयू का स्टोरेज होता है रजिस्टर्स। क्लियर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98। द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म बाय सीपीयू। सीपीयू के मेन टास्क जो सीपीयू परफॉर्म करता है कि डेटा को फैच करना, मैनिपुलेट करना, यानी सीपीयू का जो संपादित किए जाते हैं 4 कार्य करता है। प्राप्त करना यानी फैच करना, डेटा को फैच करना, कुशल परिवर्तन मैनिपुलेट करना, उसके अलावा आउटपुट निकालना, उसके अलावा एक और होता है डिजाइन करना, नहीं डिकोड करना। सीपीयू का एक काम होता है डेटा को डिकोड करना यानी स्पष्ट करना, डेटा को डिकोड करना। तो आप याद रखो, आप लिख लो इसे अलग से। सीपीयू के मेन काम होते हैं डेटा को फैच करना, फैच मतलब प्राप्त करना, डेटा को डिकोड करना मतलब उस डेटा को स्पष्ट करना। ठीक है। तीसरा काम होता है डेटा को मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब होता है उसका कुशल परिवर्तन। चौथा काम होता है उसका आउटपुट यानी उसका परिणाम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 बोल रहा है स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेसर रिक्वायर्स परफॉर्मिंग अ स्टेट save of a current process and state restore of a different process. This task is known as, मतलब CPU को इसकी प्रक्रिया में बदलने के लिए वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने के लिए एक अलग से प्रक्रिया की स्थिति से बाहर करने की आवश्यकता होती है। इस कार्य को कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, पर वो सिंपल सी एक बात बोलना चाह रहा है कि हमारे सीपीयू के अंदर स्विचिंग टेक्निक्स होती है, यानी सीपीयू एक प्रोसेस से स्विच करके दूसरी प्रोसेस पे आ जाना। जैसे अभी मैं सॉन्ग सुन रही हूँ, सॉन्ग को स्विच करके मैं अपनी टेक्स्ट फाइल पे आ जाऊं या मैं अपने वर्ड फाइल पे आ जाऊं, तो स्विचिंग करने की जो प्रोसेस होती है वो एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर स्विच करना, डेटा को स्विच करना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच। यानी सीपीयू की ऐसी इस
प्रक्रिया में बदलने की वर्तमान प्रक्रिया की स्थिति को बचाने के लिए एक अलग प्रक्रिया की स्थिति का बाहर करने की आवश्यकता होती है, इस कार्य को कहा जाता है। कहने का मतलब वही है कि एक हम प्रोसेस पर वर्क कर रहे हैं, उसकी स्टेट चेंज करके, जो हम करंट प्रोसेस पर वर्क कर रहे हैं उसकी स्टेट चेंज करके हम उसको रीस्टोर करके डिफरेंट प्रोसेस पे आ जाएं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। ठीक है, तो बेसिकली सीपीयू का काम क्या होता है, मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है हमारा सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखो डेटा सीपीयू के बेसिकली कार्य कौन कौन से होते हैं, निर्देश लाना, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा कार्य प्राप्त करना, स्पष्ट करना, उसको कुशल परिवर्तन करना, परिणाम लाना, डिस्प्ले करना, ये सारे काम सीपीयू के होते हैं। तो वही निर्देश लाना सही बात है। उसके अलावा डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा का प्रसंस्करण करना, लेकिन डेटा निर्देश की व्याख्या करना, यानी उसको व्याख्या करना, उसको एक्सप्लेनेशन करना, ये सीपीयू का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आप सीपीयू के कार्य याद रखो कि हमारा जो सीपीयू के जो कार्य होते हैं वो होता है हमारा भाई डेटा को प्राप्त करना, हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसे फैच करना यानी प्राप्त करना, मैनिपुलेट करना, आउटपुट को प्राप्त करना, डिकोड करना, निर्देश लाना। ठीक है, उसके अलावा डेटा को स्थायी रूप से भंडारित करना, डेटा को स्थायी रूप से मतलब इकट्ठा करना, एक साथ इकट्ठा करना डेटा को स्थायी रूप से। उसके अलावा डेटा का संसाधन करना या प्रसंस्करण करना, ये सारे काम होते हैं। किसी की व्याख्या करना ये सीपीयू का काम नहीं होता। क्लियर? तो स्पष्ट करना अलग बात होगी, व्याख्या करना अलग बात होगी। सीपीयू हमारी प्रोसेस को स्पष्ट तो करता है पर व्याख्या नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 100 क्लियर होते हैं। 100 के बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।